अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के अंदर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं, जिसका उन्वान है लीव अकाउंट कैलकुलेशन। ये सर्विस बुक के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है। सर्विस बुक की पहली वीडियो यानी पार्ट 1 के अंदर मैंने पे एंट्रीज़ का तरीकाकार बताया कि सर्विस बुक पर पे कैसे एंट्रीज़ करनी है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन के अंदर मैंने पहली वीडियो का लिंक दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। आप वहां से मेरी वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लीव अकाउंट की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लीव रूल्स 1981 का उर्दू में हम जायज़ा लेंगे और लीव अकाउंट की कैलकुलेशन सीखेंगे। मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है आपके सामने, उसके अंदर अमली तौर पर मैं लीव अकाउंट कैसे निकाला जाता है उसको हम मेंटेन करेंगे और लीव अकाउंट को सर्विस बुक पर कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके आपको आखिर में 2 तरीके बताऊंगा कि किन तरीक़ों से आप सर्विस बुक पर अपनी लीव अकाउंट लिख सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। Please like, comment and share this video. तो दोस्तों, अगर आप लीव अकाउंट के मामले में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लीव अकाउंट के मामले को समझ जाएंगे। और दूसरी बात कि लीव अकाउंट रूल्स और बाद में आने वाले अमेंडमेंट लेटर्स का मैंने यहाँ पर तर्जमा करने की कोशिश की है और कुछ पॉइंट मैंने सॉर्ट आउट किए हैं ताकि आप इन्हें पढ़कर इसको समझ सकें। तो अगर आप इसको पढ़कर आगे जो मैं अमली तौर पर काम शुरू करने वाला हूँ उसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात की मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो इस रूल जो मैंने उर्दू में लिखे हैं इनका मुख्तसर मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। इसमें जो पहला पैरा है, इस पैरे के अंदर मैंने लीव अकाउंट जो परफार्मा है उसके कॉलम को जो है मुख्तसर तारुफ करवाया मैंने कि जो 23 कॉलम है उनमें किस किस्म का डाटा पुट होगा। और दूसरे अगली जो हेडिंग है वो वोकेशनल और नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में है। आगे LFP यानी लीव ऑन हाफ पे, लीव ऑन फुल पे, अदर लीव रूल्स मैंने यहाँ पर कुछ बयान किए हैं, कुछ पैरे मैंने बनाए हैं यहाँ पर। तो आप इनको पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपको बात समझ में आ जाएगी। मैटरनिटी लीव के रूल हैं वेकेशन और नॉन वेकेशन एम्प्लॉयज़ के लिए, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके कुछ रूल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको आप देख लें, स्टडी कर लें। ऐसे पैटर्निटी लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है जिसे हम EOL कहते हैं। इसी तरह मेडिकल लीव है, ये एक पैरा बनाया मैंने। इसी तरह रिक्रिएशन लीव है, इसका एक छोटी सी लाइन बनाई है। और स्पेशल लीव है जिसे हम इद्दत लीव कहते हैं, फीमेल के बारे में होती हैं। स्टडी लीव है, एक्स पाकिस्तान लीव है, LPR है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि LPR यानी लीव इनकैशमेंट या LPR, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इसमें जो है आपको बिल बनाना भी सिखाऊंगा, तो ये आप अलग कर लें इसको। इसका लिंक मैंने इसका PDF की शक्ल के अंदर और तमाम डाटा जो कैलकुलेशन शीट है एक्सेल के अंदर, तमाम डाटा का लिंक मैंने फोल्डर और RAR की शक्ल के अंदर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। या कमेंट्स में मैंने जो है पिनिंग कर दिया, मैंने अपना कमेंट्स पिन किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विस बुक के आखिर में लीव अकाउंट के 2 किस्म के परफॉर्मे हैं, एक है 1955 वाला और एक है 1981 वाला। हमने जो इस्तेमाल करना है वो 1981 वाला फार्म इस्तेमाल करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है इसमें आपने अपना नाम लिखना है और अगर उसके साथ ओहदा और पर्सनल नंबर भी लिख दें तो वो ऑप्शनल है। और दूसरा आपने यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपकी फर्स्ट डेट जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और तीसरा जो है यहाँ पर आपने नीचे लिखना है डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पर आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखनी है। ये लीव अकाउंट कैलकुलेशन शीट है, ये मैंने जो सर्विस बुक पर फार्म था उसकी कॉपी करने की कोशिश की है। सेम ही आप इसमें अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर और आगे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है कॉलम नंबर 2 में जो डेट डालेंगे अपनी डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस जो है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्स्ट जो है वो डालेंगे, यहाँ पर वो खुद ब खुद पिक कर लेगा डेट को। और डेट ऑफ जो बर्थ है वो मैंने एज ए ऑप्शनल रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसके ज़रिए से मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया कि डेट ऑफ रिटायरमेंट खुद ब खुद निकाल दे। तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ये डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है खुद ब खुद यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/92 तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 24/10/2052 हो जाएगी। तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ लिखने से। इस फार्म के अंदर जो सेल्स येलो कलर के हैं, जिनमें येलो कलर है
उनके अंदर आपने एंट्रीज करनी है। बकिया के अंदर मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं, खुद ब खुद आपको आउटपुट मिलेगा। इसमें एक अहम पॉइंट कि ये जो टॉप वाला जो सेल है इसके अंदर मैंने जो है दो कैटेगरीज दी हैं, एक है वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और दूसरा है नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इस सेल के अंदर मैंने ये दो कैटेगरीज दी हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें ताकि फार्मूले को इस्तेमाल करना और ज़्यादा आसान हो जाए। वोकेशनल एम्प्लॉयज़ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं कि जो साल के अंदर विंटर वेकेशन और समर वेकेशन अवेल करते हैं, और नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ हैं कि जिनको सर्दी और गर्मी की छुट्टियां नहीं होती। तो बाज़ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह, उनके अंदर नॉन वोकेशनल एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं, जैसा कि क्लर्क हैं, क्लास 4 हैं, प्रिंसिपल हैं। उन्हें गर्मी और सर्दी की छुट्टियां नहीं होती, वो अपनी ड्यूटी सारा साल करते हैं, तो वो नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे वोकेशनल इदारों के अंदर भी। तो ये आप जो है फ़र्क ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता दिया है। इसकी आगे मैं वजाहत करूँगा कि इसकी क्या वजह है, दो कैटेगरी क्यों बनाई है। वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम आसानी के लिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ भी कह सकते हैं। इस फार्म के अंदर जो येलो कलर के सेल हैं हमने सिर्फ उनके अंदर एंट्रीज करनी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस फार्म को समझने से पहले जो इसके अंदर एंट्रीज है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ ताकि जो है हम नए सिरे से इनको समझ सकें। ये तमाम एंट्रीज मैंने डिलीट कर दी। पहला कॉलम है, इसमें आपने अपना डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। तो दूसरा कॉलम है, इसके पहले सेल के अंदर आपने डेट ऑफ जॉइनिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयज़ है और उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग है 19/10/9, तो पहले सेल के अंदर आपने डेट ऑफ जॉइनिंग जो रेगुलर डेट है, जहाँ से आपकी रेगुलर सर्विस स्टार्ट हुई है, आपने वो डेट लिखनी है। और दूसरी सेल के तीसरे सेल के अंदर, तीसरे कॉलम के अंदर आपने जहाँ तक आपका लीव पीरियड आपने निकालना है वो डेट आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पर 2/2/18। तो चौथे कॉलम के अंदर डेट ऑफ जॉइनिंग से लेके अब तक का आपका ड्यूटी पीरियड आ जाएगा, साल, महीने और दिन के अंदर। 8 साल 3 माह और 15 दिन का आपका ये ड्यूटी पीरियड आ गया चौथे कॉलम के अंदर। इसको समझने के लिए मैं ज़रा ड्यूटी पीरियड को शार्ट करता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/1/17। 1/1/17 से लेकर 2/2/18 तक जो हमारा ड्यूटी पीरियड था वो है 1 साल 1 माह और 2 दिन का। अगर वो वोकेशन एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, टीचिंग स्टाफ है, तो उसके लिए जो है 1 माह के अंदर 1 छुट्टी और 1 साल के अंदर 12 छुट्टियाँ होंगी उसकी। और अगर वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन वोकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो उसके लिए 1 माह के अंदर 4 छुट्टियाँ, एक मुकम्मल मंथ के अंदर, और 1 साल में 48 छुट्टियाँ होंगी। तो इसको समझने के लिए मैं ये आप सबसे पहले मैं आप इसकी जमा करता हूँ 5वें कॉलम के अंदर कि हमने इसके मंथ बनाने हैं। 1 साल है, इसके अंदर 12 मंथ होते हैं, तो 12, और ये मंथ जो है 1 है तो ये 13 हो गए, और डेज जो है ये 15 से कम है, तो इसलिए ये जो है 0 शुमार होगा, ये मंथ मुकम्मल शुमार नहीं होगा। अगर ये 15 या 15 से ज़्यादा होता तो 1 मंथ शुमार होता, तो टोटल 13 मंथ आ गए। अगर यहाँ पर ये पीरियड होता 15/2/18, तो आप देखते कि 1 साल 1 मंथ और 15 दिन, यानी कि 12 माह और 1 माह ये 13 और 15 दिन का 1 माह पूरा शुमार होगा, तो ये टोटल हो गए 14 मंथ हमारे सामने आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर 14 मंथ को हम 1 से ज़रब देंगे तो ज़ाहिर बात है 14 छुट्टियाँ आ जाएंगी, 14 लीव आ जाएंगी। अगर वो नॉन वेकेशन एम्प्लॉयज़ है तो 14 को हम 4 से ज़रब देंगे, ऑटोमेटिक होगा। आपसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो ये 14 से 4 से ज़रब देंगे, 56 उसकी लीव आ जाएगी। छठे कॉलम के अंदर 56 लीव्स आ जाएंगी उसकी। एम्प्लॉयज कॉर्नर ज़िया चैनल में आप सब व्यूअर्स का खुशामदीद। तमाम एम्प्लॉयज के मसाइल का हल एक ही तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ। और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 14/1/18, तो आप देखें कि 1 साल और मंथ हमारे पास है नहीं, 14 डेज है, तो 1 साल के अंदर 12 है,
तो 12 महीने आ जाएंगे। 14 चूँकि 15 से कम है इसलिए वो पूरा मंथ शुमार नहीं होगा। तो गोया कि हमने चौथे कॉलम के अंदर जो हमारा लीव पीरियड था उसके हम टोटल मंथ बनाए और उसको मंथ को हमने ज़रब दिया 1 से या 4 से, वेकेशन या नॉन वेकेशन की सूरत में। वेकेशन की सूरत में 1 से और नॉन वेकेशन सेलेक्ट होगा तो हमने 400 से ज़रब दिया। तो छठे कॉलम के अंदर हमारे पास वो डेज इन लीव आ गया हमारे पास 48। ये हमारे पास रिप्लाई आ गया। और ये 7वां कॉलम है ये लीव एट क्रेडिट का है, यानी हमारे पास इस वक्त जो है हमारे अकाउंट के अंदर कितनी लीव्स पड़ी है। तो इसमें जो कि हमने अभी छुट्टी अवेल की नहीं है तो हमारे पास 48 लीव थी, तो 48 की 48 आ गई। अगर हमने छुट्टी अवेल की होती तो हमने इस चौथे कॉलम के अंदर इस बैलेंस को हमने प्लस करना था। चौथे कॉलम के अंदर हमने ये जो 21 कॉलम नंबर है इसका बैलेंस प्लस करके हमारे इस लीव क्रेडिट के अंदर आ जाना था। यहाँ पर हमारे पास 48 आ जाएंगे। तो इस फार्म के अंदर कॉलम नंबर 7 तक आपको बात समझ आ गई होगी कि ड्यूटी पीरियड आपने यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ जॉइनिंग पहले दूसरे कॉलम के अंदर, और तीसरे कॉलम के अंदर ताहाल जो डेट है वो लिखनी है आपने, और उसका जो है डाटा ऑटोमेटिकली सारा का सारा निकल आएगा आपके सामने मंथ, ईयर, मंथ और डेज के अंदर। टोटल मंथ के अंदर भी खुद ब खुद आ जाएगा। आपकी जो है डेज इन लीव जो है वेकेशन या नॉन वेकेशन सेलेक्ट करने से वो भी आपके जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और लीव एट क्रेडिट जो आपके 7वें कॉलम के अंदर है वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब हमारा अगला मसला है कि हमने छुट्टी अवेल करनी है। मिसाल ये जो 8वां कॉलम है किस तरीके से छुट्टी अवेल करनी है, यकीनन आपके सामने जो है 14/1/18 तक तो आपकी ड्यूटी पीरियड था। आपने जारी बात है 15/1/18 से छुट्टी अवेल करेंगे, तो आपने कॉलम नंबर 8 के अंदर कुछ नहीं लिखना। ये ऑटो है, यहाँ पर खुद ब खुद जो है 15/1/18 वो डेट सेलेक्ट कर लेगा। कॉलम नंबर 9 के अंदर आपने छुट्टी कहाँ तक लेनी है। मिसाल के तौर पर मैंने छुट्टी लेनी है 20/1/18 तक, तो क्या हुआ कि 14/1/18 तक मेरी ड्यूटी थी, 15/1/18 से मेरी लीव शुरू हो गई और 20/1/18 तक मेरी लीव रहेगी। तो ये था लीव पीरियड जो मैंने आपको समझाया कि सिर्फ आपने यहाँ पर कॉलम नंबर 9 फिल करना, 8 खुद ब खुद फिल हो जाएगा। लीव के लिए हमने पीरियड मेंशन कर दिया कि हमें 15/1/18 से लेकर 20/1/18 तक लीव चाहिए। अब अगला हमारा मसला ये है कि हमने लीव कौन सी लेनी है, किस कैटेगरी की लीव लेनी है हमने। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो यस नो वाला जो मैंने कॉलम बनाया ये वाला कॉलम, और यस नो वाला ये वाला कॉलम, और यस नो वाला ये वाला कॉलम, ये 3 कॉलम मैंने इजाफी बनाए हैं यस नो के लिए कि हमने कौन सी लीव लेनी है, उसको हम सिर्फ यस करेंगे। हमारे पास पहली लीव है कि लीव ऑन फुल पे विद आउट मेडिकल। ये लीव जो है हम मैक्सिमम 4 मंथ की ले सकते हैं, 120 डेज की मुसलसल लीव ले सकते हैं अगर हमारे पास बैलेंस हो तो मुसलसल। अगर हमें 120 दिन से ज़्यादा लीव चाहिए तो उसके लिए हमें दोबारा ड्यूटी पर आना पड़ेगा। 1 दिन की या 2 दिन की हाज़िरी के बाद हम दोबारा 4 मंथ की लीव ले सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास बैलेंस एट क्रेडिट मौजूद हो, लीव एट क्रेडिट मौजूद हो, तो हम आगे मज़ीद भी 120 दिन की लीव ले सकते हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस किया तो लीव विद फुल पे मुझे मिल गई विदाउट मेडिकल 6 दिन की। और आप देखेंगे आखिर में कि कॉलम नंबर 20 के अंदर टोटल लीव जो है वो मेरे पास 6 जो मैंने अवेल किया अभी, और मेरे पास बैलेंस जो रह गया 42 डेज़ का। ये 42 डेज़ का मेरे पास बैलेंस बाकी बचा। मेरे पास टोटल जो है 48 डेज़ का बैलेंस था। 48 डेज़ का कॉलम नंबर 7 के अंदर जो मेरे पास लीव क्रेडिट पड़ी थी वो 48 डेज़ की थी। 6 दिन की मैंने अवेल कर ली और मेरे पास पीछे जो है बैलेंस बच गया कॉलम नंबर 21 के अंदर, वो 42 डेज़ का बैलेंस मेरे पास पीछे बच गया। हम आगे चलते हैं तो साथ साथ हम सारी शराइत को जो है इसके अंदर देखते जाते हैं, जायज़ा लेते जाते हैं साथ साथ, ताकि हम बात समझ आती रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस बुक पर अपना ड्यूटी पीरियड लिखा, लेकिन हमें लीव की ज़रूरत नहीं, तो हम लीव वाले खाने खाली कर देते हैं। हमने मौजूदा अपनी ड्यूटी लिखी और हमें पता चला कि हमारे पास सिर्फ 48 डेज़ हैं लीव के, और बैलेंस आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे जो डी आपकी अथॉरिटी है यहाँ पर आप इसके स्टैंप और साइन करवा लें सर्विस बुक पर। सर्विस बुक पर एंट्री कैसे करनी है वो भी आपको उसके 2 तरीके आखिर में बताऊंगा वीडियो के। आगे चलते हैं। पहले उसने पीरियड लिखा, लीव निकाल ली, साइन करवा लिए, सर्विस बुक रख दी,
लेकिन साल बाद उसे छुट्टी की ज़रूरत पड़ी, तो अब हम क्या करेंगे। साल बाद उसे छुट्टी की ज़रूरत पड़ी और उसे छुट्टी चाहिए 19/10/2019 से। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम दूसरे कॉलम के अंदर हमने डेट जो स्टार्ट लिखनी है वो नहीं लिखनी, वो ऑटो है, वो खुद ब खुद या एक्सेल जो है पिक कर लेगा। आपने जो है यहाँ पर लिखनी है 18/10/19, हमने ये डेट लिख दी। उसने क्या किया कि 1/1/17 से लेकर 14/1/18 तक था जो उसने पीरियड निकाला और बैलेंस निकाला। उसके बाद उसने 14 के बाद 15/1/18 खुद ब खुद पिक कर ली डेट, और 18/10/19 तक उसने आपका बैलेंस निकाल दिया। 1 साल 9 माह और 4 दिन। तो इसके जो टोटल मंथ है उसने खुद ब खुद कैलकुलेट किया और 21 आपके सामने ले आया। वो 12 और 9 21 हो गए। और अगर जो 4 छुट्टियां थी आपकी एक मंथ के अंदर, तो 21 को 4 से ज़रूर देकर उसने 84 डेज इस पीरियड के 15/1/18 से लेकर 18/10/19 के पीरियड के आपके जो है 84 दिन जो है आपकी लीव निकाल दी उसने। पिछला आपके पास जो बैलेंस था क्रेडिट पड़ा था वो 48 दिन का पड़ा था, तो उसके अंदर उसने 84 को ऐड किया तो 132 दिन आपके पास आ गई लीव एट क्रेडिट। आपके अकाउंट के अंदर 132 डेज विद फुल पे आपके पास आ गए। अब हमें छुट्टी चाहिए, तो हमें चाहिए थी 19/10/19 से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 19/10/19 नहीं लिखना, हमने जहाँ तक हमें छुट्टी चाहिए वो आखिरी डेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे छुट्टी चाहिए, एक मिसाल है 25/10/19, हमें 25/10/19 तक छुट्टी चाहिए। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, 5/11/19 कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें जो है 5/11/19 तक छुट्टी चाहिए। यानी हमारे पास जो है 18/10/19 तक हमारी ड्यूटी थी, 19/10/9/19 जो है उसने खुद ब खुद पिक कर लिया और हमें 5/11/19 तक छुट्टी चाहिए। हमारे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी छुट्टी मौजूद है, तो हम यहाँ पर अगर यस करते हैं तो ये हमें बताएगा कि आप 18 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप कमो बेश भी कर सकते हैं। हमने कहा नहीं हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम जो है 10/11 भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेट जहाँ तक आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं कि 23 डेज़ की छुट्टी चाहिए, जो आपकी ये बताता रहेगा साथ साथ। तो क्या हुआ कि 23 डेज़ की हमने छुट्टी ले ली, लीव विद फुल पे विदाउट मेडिकल, 10 नंबर कॉलम को इस्तेमाल करते हुए। और उसने हमें जो है यहाँ पर कॉलम नंबर 20 के अंदर हमारी 23 दिन की छुट्टी जो है टोटल जो है वो शो कर दी कि आपकी 23 दिन की छुट्टी है। तो जो हमारे पास बैलेंस था टोटल वो मौजूद था 132 दिन का। तो 132 दिन से 23 दिन निकाल दिए तो 109 दिन का बैलेंस बाकी बचा। तो 109 दिन का बैलेंस बाकी बचा, ये आपके पास मौजूदा बैलेंस आ गया छुट्टी गुजारने के बाद के 109 दिन आपके मौजूद हैं। यहाँ पर नीचे आप वीडियो के साइन और स्टैंप वगैरह करवा के आप इस सर्विस बुक को फिर दोबारा क्लोज कर दी। अच्छा, तो कुछ अर्सा गुजरा, 6 माह, साल या जितना भी कुछ अर्सा गुजरा, फिर आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ी, छुट्टी की ज़रूरत पेश आई। छुट्टी आपने लेनी है 25/8/20 से। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ड्यूटी पीरियड होगा वो फिर 24/8/20 होगा, 24/8/20, क्योंकि हमने 25/8/20 से छुट्टी जो है अप्लाई करनी है। तो 24/8/20 तक हमारे ड्यूटी पीरियड होगा। 24/8/20 लिखने से ही जो 2 नंबर कॉलम के अंदर है 11/11/19 खुद ब खुद आ गए, क्योंकि हमने हमारी जो ड्यूटी लीव थी वो थी 10/11/19 को, और उसके बाद 11/11/19 को हमारी हाज़िरी थी। तो ये एक्सेल ने खुद ब खुद डेट पिक कर ली। 11/11/19 से लेकर 24/8/20 तक हमारी ये ड्यूटी पीरियड आ गया। उसमें जो है 0 साल 9 माह और 14 दिन का। यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसे वेकेशन करता हूँ तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास इस वक्त जो हैं वो 9 डेज़ पड़े हैं छुट्टी के, 9 डेज़। 11/11/19 से लेकर 24/8/20 तक मेरे पास 0 साल 9 मंथ और 14 दिन है। इनके टोटल 9 मंथ है, और चूँकि वेकेशन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो एक दिन की छुट्टी है, तो 9 को 1 से ज़रब दिया तो 9 जवाब आ गया। तो मेरे पास जो है 9 इस पीरियड का जो है लीव जो है वो 9 निकल आई। और कॉलम नंबर 7 के अंदर जो लीव एट क्रेडिट है, मेरा पिछला बैलेंस डालकर 9 के अंदर, तो मेरे पास टोटल 19 छुट्टियाँ आ गई। 19 मेरे पास टोटल छुट्टी आ गई। लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए 30 दिन की। तो अब क्या किया जाए? तो 30 दिन की छुट्टी के लिए हम क्या करेंगे
कि छुट्टी 30 दिन की चाहिए, बैलेंस हमारे पास 19 दिन का है, तो हम क्या करेंगे कि फुल पे की बजाय लीव ऑन हाफ पे ले लेंगे। क्या मतलब कि छुट्टी 19 दिन की है तो हम 15 दिन की छुट्टी ले लेंगे। 15 दिन की छुट्टी जो है हाफ पे हमें मिलेगी वो 30 डेज़ के बराबर होगी, 30 डेज़ की मिलेगी। वो कैसे? हम यहाँ पर सबसे पहले जो है अपनी छुट्टी बताते हैं कि 25/8 से हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि ये डेट 25/8/20 जो है वो खुद ब खुद पिक कर लेगा। हमने अपनी डेट बतानी है कि जहाँ तक हमें छुट्टी चाहिए 8/9/20 तक। तो हमने ये डेट जैसे एंटर की तो 25/8/20 से 8/9/20 तक हमें जो है छुट्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक मैंने आपको बताया था कि ये लीव टेकन के अंदर लीव ऑन हाफ पे के ये 2 कॉलम है 13 और 14। आपने क्या करना है, सिर्फ इस कॉलम के साथ जो मैंने ये इजाफी कॉलम बनाया यस और नो वाला, तो उस रो के अंदर जाकर आपने यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है 15 दिन की छुट्टी जो हमने अप्लाई की थी अपने 19 दिन के बैलेंस के अंदर से, वो 30 डेज़ की छुट्टी शुमार होगी आपकी, 30 डेज़ की ऑन हाफ पे। ऑन हाफ पे कैसे होगी कि आपकी जो बेसिक है वो हाफ हो जाएगी, बकिया जो अलाउंसेस हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। जो रनिंग बेसिक पे हैं उनमें फ़र्क आएगा। इस पे मैं खुसूसी वीडियो बनाऊंगा कि इसका चेंज फार्म कैसा होगा, आपकी पे कैसे चलेगी, तो उसमें हम ये इसमें डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपके पास 19 दिन का बैलेंस है, छुट्टी साहब को चाहिए 30 डेज़ की। हम क्या करेंगे कि हम विद फुल पे की बजाय इस 10 नंबर कॉलम को लेने की बजाय हम करेंगे कि ये 13 और 14 वाला कॉलम अख्तियार करेंगे। लीव टेकन के अंदर हम लीव ऑन हाफ पे लेंगे। छुट्टी होगी हमारी 15 दिन की, 15 दिन ही 19 में से माइनस होंगे, 4 दिन बच जाएंगे, लेकिन हम जो गुजार के आएंगे वो 30 दिन की छुट्टी हम गुजार के आएंगे ऑन हाफ पे पर। इसको हम बाकायदा दरख्वास्त पर मेंशन करेंगे कि हमें जो है छुट्टी हाफ पे पर दी जाए। तो हमने 15 दिन की छुट्टी ली हाफ पे पर, 30 दिन गुजार के आए, तो हम अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो हमारा बैलेंस हुआ कि 15 दिन की हमने छुट्टी माइनस हो गई, तो हमारा बैलेंस 19 दिन के अंदर 15 दिन माइनस हुआ तो 4 दिन का बैलेंस हमारे पास बाकी रहेगी। हम यहाँ पर एक और कंडीशन पढ़ते हैं कि हमें लीव चाहिए फुल पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मेंशन पीरियड मेंशन करेंगे और मौजूदा डेट लिखेंगे आप अपनी। यहाँ पर मैं वेकेशन की जगह नॉन वेकेशन कर देता हूँ। तो आपने देखा कि 19/8/2009 से लेकर 25/2/18 तक मेरे जो है ड्यूटी पीरियड बन गया 8 साल 6 माह और 7 दिन का। तो उसके टोटल जो है 102 मंथ बने, टोटल फुल कैलेंडर मंथ जो है 102 पाँचवें कॉलम के अंदर। और छठे कॉलम के अंदर जो है 4 से ज़रब दी, चूँकि नॉन वेकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो 408 डेज़ का जो है मेरे पास बैलेंस आ गया। तो मेरा बैलेंस आ गया लीव एड क्रेडिट 7 नंबर कॉलम के अंदर 408 डेज़ का। मुझे चाहिए छुट्टी 4 माह के लिए, 26/2/18 से मुझे 4 माह के लिए छुट्टी चाहिए। 25/2/18 मेरा पीरियड है ड्यूटी का, 26/2/18 से मुझे छुट्टी अवेल करनी है 4 मंथ की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25/6/18। तो 25/6/18 जैसे ही लिखा मैंने, 25/2/18 से अगली डेट जो है 26/2/18 इसने खुद पिक कर ली, और 25/6/2018 तक अगर मैं इसको यस करता हूँ तो देखता हूँ 120 डेज़ की मैं छुट्टी अप्लाई कर रहा हूँ। छुट्टी अप्लाई कर ली और मेरे पास जो है 120 दिन की छुट्टी अवेल कर ली मैंने, और 288 डेज़ का जो है मेरे पास बाकी बैलेंस आ गया। यहाँ पर साइन स्टैम्प करवाया मैंने। उसके बाद मुझे मुसलसल जो है मज़ीद 1 माह की छुट्टी चाहिए, या 30 दिन 40 दिन की चाहिए छुट्टी, या 15 दिन की मज़ीद छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए ये करेंगे 25/6/18 तक छुट्टी गुजार ली 120 दिन की। अब क्या है कि हमें 1 माह की छुट्टी और चाहिए, तो क्या करेंगे हम 26 और 27 की हाजिरी लगा लेते हैं। तो फ़र्क करो 1 दिन की हाजिरी लगा लेते हैं या 2 दिन की हाजिरी लगा लेते हैं, 27/8/18 कर लेते हैं हम, 27/6/18 2 दिन की हमने हाजिरी लगाई 26 और 27 की, और फिर हमने छुट्टी पे अवेल कर लेते हैं। हम यहाँ पर छुट्टी अवेल करते हैं 27/6/18 है तो हम 26/7/18 तक 26/7/18 तक दोबारा फिर छुट्टी अवेल करते हैं 1 माह की। अगर मैं इसको यस करता हूँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है 29 दिन
तो 27/7/18 करता हूँ, 27/7/18। तो मेरे पास छुट्टी आ गई, मज़ीद 30 दिन की मैंने अप्लाई कर दी, क्योंकि मेरे पास 288 दिन का बैलेंस है। 120 दिन से ज़्यादा छुट्टी ले नहीं सकता लीव रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया कि 26 और 27 2 दिन की हाज़िरी लगाई, 288 दिन का बैलेंस मौजूद है। 28/6/18 से लेकर 27/7/18 तक फिर छुट्टी अप्लाई कर दी 30 दिन की, और यहाँ पर 30 दिन की छुट्टी, 288 में से मेरे 30 दिन निकल गया, तो 258 दिन मेरे बाकी रह गए छुट्टी के। तो ये था तरीकाकार कि अगर 120 दिन से वक्त ज़्यादा गुजर जाए तो आप इस तरह से हाज़िरी लगाकर भी छुट्टी ले सकते हैं। अब हम अगली कंडीशन पढ़ते हैं। एक एम्प्लॉइज़ है, दौरान सर्विस बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना इलाज करवाएं या फलां जगह जाके इलाज करवाएं या आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप मेडिकल के साथ लीव अप्लाई करते हैं। हमारे पास बैलेंस मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम यही पीरियड रखते हैं और 408 डेज़ का बैलेंस हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल लीव अप्लाई करते हैं जो मैक्सिमम 180 डेज़ की हो सकती है। अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट बना दे और हम अप्लाई कर दें 24/8/18 तक, 24/8/18 तक हम छुट्टी अप्लाई कर दें, इसके लिए हम कॉलम नंबर 11 इस्तेमाल करेंगे और इजाफी जो मैंने कॉलम बनाया था, आपको बताया था यस नो का, तो उसको यस करते हैं तो हमारे सामने जो है 180 डेज़ की लीव आ जाएगी। लीव ऑन फुल पे विद मेडिकल सर्टिफिकेट, कि मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर हम 180 डेज़ की लीव अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है, हमारे पास 408 डेज़ का बैलेंस है, 180 दिन की लीव हमने अप्लाई की मेडिकल पर, 228 दिन का बैलेंस बाकी रह गया। तो मेडिकल लीव हम इस तरह से भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थी जिनके साथ मैंने आपको लीव अकाउंट के बारे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कंडीशन तो और भी बहुत ज़्यादा हैं कि जिनके ज़रिए से हम लीव ले सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको इसकी बुनियादी बातों का समझाना है। अगर हम ऐसे ही मज़ीद बातें करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें एक और बात बताता चलो आपको कि ऐसी कुछ लीव्स जो लीव अकाउंट का हिस्सा नहीं, जैसे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल लीव वगैरह वगैरह, जो मैंने जो है उर्दू में जो मैंने आपके सामने एक PDF चार्ट की शक्ल में आपको दिखाया था, उसके अंदर आप पढ़ लें कि जो लीव अकाउंट का हिस्सा नहीं है तो वो आपके लीव अकाउंट से माइनस नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर एंट्री होगी उनकी, लेकिन लीव अकाउंट से माइनस नहीं होगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्विस बुक पर एंट्री कैसे करनी है। एक तो यही है कि जैसे मैंने आपको फार्म समझा दिया, सेम इसी को आप जो है सर्विस बुक पर चढ़ा दें और स्टैंप साइन करवा लें। हाँ, एक और बात मैं आपको भूल ना जाऊँ, बाद में मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये जो लीव फार्म है, इसके साथ ये एक समरी का एक टैब बनाया मैंने। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि मैं आप जो वहाँ पर जो एंट्री डालेंगे तो वही सेम एंट्रीज मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। तो ये एक समरी मुख्तसर बनाई है वैसे ही आपके रिकॉर्ड में रखने के लिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर लीव लिखते जाएंगे और अपने ड्यूटी पीरियड लिखते जाएंगे, लीव लिखते जाएंगे, वैसे वैसे ये सेल जो है ख़ुद ब खुद फिल होते जाएंगे और ये बैलेंस आपको बताते जाएंगे कि ये आपकी लीव है, लीव इन डेज़ है, ये लीव एट क्रेडिट है आपके पास, ये आपके पास बैलेंस है, ये मंथ बताएगा। तो साथ साथ जो है ये जो पहला नंबर है इसमें पीरियड ऑफ ड्यूटी है, और ये जो है ये नेचर ऑफ लीव है, ये जो रोमन गिनती के अंदर ये नेचर ऑफ लीव है, और ये 1 2 3 गिनती के अंदर जो है ये पीरियड ऑफ ड्यूटी है। ये ख़ुद ब खुद यहाँ पर जो है फार्मूले लगे हुए हैं, ख़ुद ब खुद वहाँ से पिक करके एक समरी तैयार कर देगा और आप इसका इजीली प्रिंट लेकर अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। एक और बात मैं भूल ना जाऊँ, फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो 22वां कॉलम है रिमार्क्स के अंदर, मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ मेन्यू बनाया हुआ है। तो आप जिस किस्म की लीव लेना चाहते हैं, ये LFP है, लीव जो है ऑन फुल पे है, लीव ऑन हाफ पे है, मेडिकल लीव है, मैटरनिटी लीव है, स्पेशल लीव है, स्टडी लीव है, एक्स पाकिस्तान लीव है, ये सारी की सारी लीव्स की मैंने जो है EOL है। तो EOL का भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँगा। तो जो भी आप लीव लेंगे आप उसे इस कॉलम का तो उसे सिलेक्ट कर सकते हो, किस किस्म की आप लीव लेना चाहें यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप सेटिंग भी कर सकते हैं। तो EOL जो लीव है वो अगर आपके पास बैलेंस नहीं है और आपको छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हम अप्लाई करते हैं कि हमें जो है ये लीव दी जाए। और उसकी कंडीशन मैंने जो है वो उर्दू वाले जो है पैराग्राफ के अंदर लिख दिए हैं मैंने। सर्विस ओवर लिखने का तरीका ये है कि एक तो वैसे जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन शीट में समझाया सेम वही है कि फ्राम जो दूसरा कॉलम है इसमें जो डेट आ जाएगी स्टार्ट डेट, और ये तीसरा कॉलम जो है पीरियड ऑफ ड्यूटी का है, चौथा कॉलम जो है साल मंथ और डेज़ का है, पांचवा कॉलम है फुल कैलेंडर मंथ,
यानी इसमें जो है आपकी ड्यूटी पीरियड के जो मंथ है वो आ जाएंगे इसमें। छठा कॉलम जो है वो आपकी जो है लीव अर्न आ जाएगी उन फुल पे में, जो 14 को 1 से ज़रब देकर या 14 को 4 से ज़रब देकर आपका यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। सातवां कॉलम जो है लीव एड क्रेडिट, आपका जो बैलेंस पड़ा है साबका और मौजूदा उसको दोनों को प्लस करके यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा आपका। जो आप लीव टेकन यानी लीव अप्लाई करते हैं उनकी डेट्स आ जाएगी 8वें और 9वें कॉलम के अंदर। और 10वें कॉलम के अंदर लीव फुल पे, जो मैंने जैसे जैसे समझाया था 11वां 12वां ये सारे के सारे जो है लीव टेकन के कॉलम है 19 तक। और जो 20वां कॉलम है ये टोटल लीव का है, जितनी आपने ये इस जो है आपने जो लीव अर्न की है उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। 21वां कॉलम जो है आपका जो है यह बैलेंस है कि लीव माइनस करके आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। एक तो सेम टू सेम जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया, नीचे जो है स्टेप और साइन आ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है अपना पीरियड ऑफ ड्यूटी लिखकर उसके डेज़ निकाल लेंगे कि हमारे पास लीव्स के कितने डेज़ हैं। सिंपली हम कॉलम का ख्याल ना रखते हुए, जैसे हम आमतौर पर रूटीन में हमारे यहाँ चलता है कि पीरियड ऑफ ड्यूटी लिख दी लेफ़्ट पेज पर और उसके जो है हमने डेज़ निकाल लिए, और जो राइट पेज है उस पर हमने अपनी लीव लिख दी अप्लाइड फॉर अर्न लीव WEF 26/2/19 टू 5/3/19 8 डेज़ की ऑन फुल पे अंडर रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। तो हम क्या करते हैं, पिछला बैलेंस ऊपर से लिख दिया 56, 8 डेज़ की जो हमने छुट्टी लेनी थी वो माइनस कर दी, नीचे जो है वो आपका बैलेंस आ जाएगा और स्टैम्प और साइन हो जाएंगे। तो ये दो तरीके मैंने बताए थे। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन असल बेसिक बुनियादी चीज़ें आपको इसका पता होना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे मैं मज़ीद जो है बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इसको जैसे वक्त मुझे मिला तो इसे मज़ीद अपडेट करूँगा, मज़ीद इसे वाज़ा करने की कोशिश करूँगा। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो आने तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।